शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही दिशा होगा, बाकी यही दिशा होगा। और उसी हिसाब से देखें तो इस देश के असली आजादी की लड़ाई के लिए भगत सिंह, जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भगत सिंह ने कहा था कि यह देश आजाद हो जाएगा, हो सकता, लेकिन इस देश की असली आजादी तब मिलेगी जब इस मुल्क के भीतर से गोरे अंग्रेजों के साथ साथ भूरे अंग्रेज चले जाएंगे। गरीबों, मजदूरों, किसानों को बराबरी का हक मिल जाएगा, समानता का हक मिल जाएगा और हम सबों का भूख मिट जाएगा। हमें लोकतंत्र और बराबरी आजादी मिल जाएगी, तब असली आजादी होगा। और इस काम को उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आजादी मिल जाए, लेकिन अगर असली आजादी नहीं मिली तो एक बार फिर इस मुल्क के लोगों को इस असली आजादी के लिए लड़ना होगा और देश में कुर्बानी देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि आजादी तो हमें मिल गई, 47 में तिरंगा लहरा दिया गया, गोरों के जगह पर हमारे देश के भूरे शासन में बैठ गए, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने वही खतरा मौजूद है। साथी कह रहे थे कि चुनाव का बात कहना चाहिए। निश्चित तौर पे जिस जंग को हम लड़ रहे हैं उसी जंग का हिस्सा चुनाव है, और चुनाव भी मेरे लिए एक युद्ध है और हर युद्ध की तरह से चुनाव को भी हमें लड़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही खतरा है। उस समय ARSS वाले, इनके जो लोग थे, संविधान सभा में बैठ करके कहते थे कि इस मुल्क में जो संविधान बने वो मनुस्मृति के हिसाब से बने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे अन्य लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो लोग कह रहे थे नहीं, इस देश को एक आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान चाहिए जिस संविधान में हर आदमी को बराबरी का हक हो। इसके लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन तक बहस चला, लड़ाई हुई, तब जाकर के इतना दिन में यह संविधान बन के तैयार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और दिया, जब संविधान सभा में संविधान के पट्टी पर हस्ताक्षर करके 1950 में लौट रहे थे, तो हंसते हुए जब लौटे तो शायद कौन नाम मैं भूल गया हूँ, पूछे कि भाई अम्बेडकर आज बड़ी हंस रहे हो, क्या बात है, इतनी हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं हृदय से जो चाह रहा था वो आज पूरा हो गया। लोगों ने पूछा कि कौन सी चाह रहा था, क्या चाह रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि एक महार का बेटा हो, एक मजदूर का बेटा हो, एक सुपर का बेटा हो और एक जमींदार का बेटा हो, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। और इस काम को हमने संविधान में करके दे दिया। लेकिन फिर ये भी कहा कि संविधान में हमने लिख करके दे दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत में अगर इसे लागू करवाना है तो आपको 3 काम करना होगा। सबसे पहले आपको शिक्षित होना होगा, इसकी जानकारी लेनी होगी, जानकार होना होगा, पढ़ना होगा। दूसरा काम, आपको संगठित होना होगा और तीसरा काम, आपको लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ये अधिकार नहीं मिल सकता। और हम देख रहे हैं कि जहां हम लोग लड़े हैं, हमारे केदार शाह जैसे साथियों ने लड़ा है, इस सीमांत के धरती पर हम लोगों ने लड़ा है, तो बराबरी का हक पाने का काम किया है। बराबरी में हम बैठ रहे हैं। और जहां लोग नहीं लड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां पूरब साइड में लोग नहीं मना पाते। कहता है कि जयंती मनाओगे, बुल्लू झंडा लगाओगे, इतना हिम्मत है इसी औंधा में जहां से अमर जी लड़ रहे हैं, लोग नहीं मनाने देते हैं। और इस पूर्वी क्षेत्र में जहां लाल झंडा आ गया है, वहां किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब की जयंती मनाने से रोक दे। तो लड़ना पड़ेगा, उन्होंने कह दिया था। और
उसी लड़ाई के विधायक थे हमारे कांग्रेस केदार जी, चंद्रशेखर, जयनारायण यादव, 158 साथी जिन लोगों ने जन्म दिया है, तो हम लोग केवल उसको बढ़ा रहे हैं। उसी लड़ाई के नायक थे सीवान के धरती पर। उन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया और आज जो हालात फिर एक बार आया है, विस्तार में नहीं जाना है, चुनाव में हमको भी उधर निकलना है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अमर जी ज्यादा ही परेशान है। कोई घटना हुआ एक्सीडेंट का, हम लोग स्कूटी में हो रहा था तो वहां बैठे हुए थे, विलम्ब हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच में हंसराज जी कह रहे थे कि देश का हालात बहुत बुरा, इस देश में सही बोलोगे तो जेल जाना पड़ेगा, आप सच बोलोगे तो आप पर जूते मारे जाएंगे। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया कि आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, हो गया है इस साल, और उसके उस एनिवर्सरी कार्यक्रम में उनके माता जी को आमंत्रित किया गया था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुद्ध अम्बेडकरवादी हूँ और इसलिए मैं आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा सकता। तो ये देश में रह करके इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप आरएसएस को खारिज कर दे, विचारधारा को खारिज कर दे? अगर इस मुल्क में रहना है तो आपको गुलाम बन के रहना है, आपको दूसरे दर्जा के नागरिक बन के रहना है। भले ही आपको राष्ट्रपति के पद पर हम बैठा देंगे, लेकिन रहना है हमारी ही विचारधारा के अधीन। ये आरएसएस और भाजपा वालों ने तय किया है, मुसलमान के बारे में यही तय किया है कि आपको रहना है। मैं आपको खदेड़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ दूसरे दर्जा के नागरिक बन के रहना है। और उनको आपको मुसलमान पर करते करते कल उनको हिंदू बना रहे थे, अम्बेडकर जी को लेके घूम रहे थे, और आज ऊपर भी कह रहा है कि आपको भी रहना है। हमारे राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी को जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो नहीं बुलाया जाता, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जाता है, और इस सारी चीजों को कहने का समय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है, यह बिहार का चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, यह देश की दिशा को तय करने जा रहा है। अगर इस बिहार के धरती पर हम इन भाजपाई ताकतों को निस्तामूल करते हैं तो यह तय मानिए कि आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान से भाजपा की विदाई तय हो जाएगी। अगर ठीक है, रमेश भाई कह रहे थे कि अगर हम इसमें चूक गए तो बहुत पछताना पड़ेगा, फिर ये अवसर नहीं आएगा। 20 साल की निकम्मी सरकार को पलट देने का ये बहुत बेहतर अवसर है। आरएसएस की विदाई का अवसर अगर बिहार से विदा करे तो कल उत्तर प्रदेश से भी विदाई तय हो जाएगी, बंगाल से तय हो जाएगी, और आने वाले दिनों में दिल्ली से तय हो जाएगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम केदार जी के शहादत दिवस के मौके पर हम अपने शहीदों को माल्यार्पण करने आए हैं, तो हमें यह संकल्प लेना है, यह तय करना है अपने दिल में कि आज से लेकर के चुनाव 6 तारीख को है, उस दिन तक घर नहीं बैठना है। एक एक गरीबों के बीच जाकर के इनके भ्रम जाल को काटना है और बता देना है कि इस बार के चुनाव में चाहे जो हो जाए, इन 8 सीटों पर सीवान जिले के इस महागठबंधन के उम्मीदवार का परचम लहराना है और यहाँ भाजपाई और एनडीए के ताकतों को विदा करना है। ये जवाबदेही हम लोग के कंधे पर है, और हम देख रहे हैं कि बिहार इस ओर बढ़ गया है। ये नई बात नहीं है, बढ़ चला है बिहार। नौजवानों ने संकल्प ले लिया है, बिहार बढ़ रहा है। इस बिहार को आंधी में बदल दीजिए, तूफान में बदल दीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसी में कुछ चोर लोग आए हैं। चोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉकेटमार कह सकते हैं, कुछ पॉकेटमार घुस गए हैं। अब उनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कह लीजिए, या राजनीतिक नासमझी कह लीजिए, या साजिश कह लीजिए। वो लोग आकर के क्या कर रहे हैं कि अपने ही देखते हैं कि इस जाति से उम्मीदवार खड़ा करो, इस जाति से उम्मीदवार खड़ा
मोदी के पास जाकर फर्जीवाड़ा किया कि बोलिए जुमला की 15 लाख देंगे, बुलवाया मोदी से, बाद में मोदी ने कहा कि ये जुमला है। अब फिर जब इधर आया तो फिर कह रहा है कि 20,000 रुपया आपको चुनाव के बाद हम दे देंगे, एटीएम कार्ड ले लीजिए। लेकिन हमने देखा कि वो एटीएम कार्ड में गाँव गाँव जलाना शुरू कर दिया। इनके बारे में क्या कहिएगा? अब तो जा रहे हैं, दिल दिमाग सब कुछ खत्म हो चुका है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि अब बहुत झेलना संभव नहीं है। सत्ता तो भाजपा के कुछ लोग और मिलकर अफसर बिहार में चला रहे, सरकार वेंटिलेटर पर चली गई है। अभी तो जा रहे हैं, इनकी बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ। क्या किए 20 साल, कितना विकास किए? हम लोगों ने कहा कि 2-2 लाख रुपया गरीबों को तय हुआ, कैबिनेट से पास हुआ कि उन गरीबों को देना है जो इस 20 साल के शासन में बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी आमदनी 6,000 से नीचे। आपने स्वीकार किया और आप पलटी मारते हैं और चले जाते हैं उधार, कहते हैं नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार से सत्ता निकल रहा है तो इनके जो 4 चौकड़ी है वो सलाह देता है कि सर 10-10 हजार पॉकेटों में भेजना दीजिए। तो महिलाएं कहने लगी है, सोहिला जी बता रही थी कि 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं। जब तक 2 लाख नहीं मिलेगा, 10,000 में तो बकरियों नहीं मिल रहा है भाई, बिजनेस कौन सी होगा? और उसमें भी एगो माइक्रो फाइनेंस वाला आया, कहते हैं कुछ था जी, बिहार में कुछ था। अरे हम आए तो लड़कियां कपड़ा पहनने लगी, सुंदर दिखने लगी। नीतीश जी, मैं तो आपका नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि आप तो धीरे धीरे आपको भाजपा वाले खारिज कर दिए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताइए कुछ नहीं था तो लालू जी के जमाने में महिलाओं पर 2-2 लाख रुपया ये माइक्रो फाइनेंस वाला कर्जा नहीं था लालू जी के जमाने में। आज तो कर्जा के जाल में फंसा दिए और यहाँ बिहार से परिवार के सहित लोग भाग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और इसलिए फिर महिलाओं ने कहा कि 10,000 से कम नहीं चलेगा, 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफी से कम नहीं। और इसी में हमारे तेजस्वी जी ने कहा, महागठबंधन ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। डर गए, 125 की घोषणा की। हम जो विधानसभा में कह रहे थे तो इनको नहीं पच रहा था, कह रहे थे बिजली फ्री नहीं दिया जाता। हम लोगों ने कहा कि पेंशन बढ़ा दीजिए। जीतन राम मांझी जी ने भी कहा ना। जब देखे कि इधर घोषणा हो गया, झारखंड में लागू हो गया, अब परेशान हो गए, डर गए कि भाई अब तो बात बिगड़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डर आपका जायज है, आप चाहे जो कर लीजिए। बिहार के भीतर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की सत्ता को उखाड़ करके फेंक देना है और बिहार के धरती पर इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में रोजगार के लिए, बिहार को बदहाली से बचाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए, 1500 पेंशन के लिए, 500 रुपए सिलेंडर के लिए और हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी के लिए बनाया जाएगा बिहार का सीएम। और बिहार के सीएम के रूप में तेजस्वी जी बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि साथी इस बार नहीं तो कहते हैं कि बाद में क्या पछताइएगा, जब चिड़िया चुन गई खेत, रात में सपना आने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दिए होते तो 23 फुटवा बना जाती। 15 दिन से कम समय है साथी, सोना नहीं है, रात दिन एक कर दीजिए। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, बरसात के महीने में जब बारिश होती है, आषाढ़ के महीने में, तो जो किसान घर में सोया रहता है उसके खेत का पानी निकल जाता है, और जो किसान उठ करके उसी समय जा करके मेड़ बांध देता है, उसके खेत में हल जाता है, लेव लगाया जाता है और उसके खेत में धान की रोपनी होती है। तो ये बाढ़ है, बिहार के भीतर पानी बह रहा है तेजी से, आंधी चल रहा है, हमें इस आंधी को समेट लेना है और सारे के सारे वोट अपने झोली में कर लेना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार ये लाल झंडा
और लाल होगा और इंडिया गठबंधन का बिहार में 160 सीट जीत करके तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का एक तरह से बैठक है, ये कोई जनता का नहीं, इसलिए सब लोग लग जाइए। कोई दुरवधा चले जाइए, कोई जीरादेई चले जाइए, कोई दरौली चले जाइए, कोई जो सिवान के हैं सिवान में भिड़ जाइए और रघुनाथपुर भिड़ जाइए, सभी जगह भिड़ जाइए। हम लोग पहले अपने बूथ पर जाकर के कब्जा करें कि बूथ जीत लेना है, एक एक बूथ जीतिए और फिर सीट जीतिए। धन्यवाद।